आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है क्योंकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के सब्जेक्ट से थोड़ा हटके है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री की हम बात करें ना तो एडुकेटर्स बहुत कम है। अब एडुकेट करने के लिए आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा। ऑनलाइन आने के लिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे माध्यम का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में भी आगे आए। सो आज के हमारे गेस्ट जो है वो वैसे ही एक कंटेंट क्रिएटर है जिनको शायद बहुत सारी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन उन्होंने कंटेंट बनाना नहीं छोड़ा। आज वो और उनकी वाइफ एक बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट्स पे, फनी सब्जेक्ट्स पे कंटेंट बनाते, बहुत सारे फॉलोअर्स है, लाखों में उनके व्यूज़ है। चलिए आज उनसे जानते उनकी जर्नी और कैसे इस कंटेंट क्रिएशन को एक्वायर किया जा सकता है, कैसे पॉपुलर बना जा सकता है, कैसे हम अपने वीडियोस के अंदर ज़्यादा व्यूज़ ला सकते हो, किस तरीके से अब हमें जो बोलना है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कि लोग रील बना रहे हैं और पोस्ट वगैरह पोस्ट कर रहे हैं। उस टाइम नया नया आया था, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस तरह मैं भी ट्राई करता हूँ और मैं भी लाइक पोस्ट करके देखता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। मेरा जो पहला कंटेंट था वो जनरली फनी रिलेटेड वीडियो था। उसमें जब स्टार्टिंग में हम लोग जब बनाते थे तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि ये देखो ये कैसे बना रहे हैं, और वो अंडर एस्टिमेट करते थे इन शॉर्ट। ये जनरली एक बार हुआ था कि मैंने काफ़ी इफ़र्ट्स लगाए थे, काफ़ी बढ़िया एडिटिंग भी किया था, और जो मार्केट के जो ट्रेंड है उसके हिसाब से मैंने प्लानिंग वगैरह सब किया था, एग्जीक्यूट भी हो गया था। बट अनफॉर्चुनेटली उसमें व्यूज़ जितने एक्सपेक्ट किए थे उतने नहीं आए थे। मेरे हिसाब से उनको फर्स्ट चीज़ उनके कंटेंट का जो टॉपिक है उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किस टॉपिक पे बना रहे हैं। सेकंड चीज़, उनको रेगुलर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप डेली पोस्ट करोगे आपके व्यूज़ आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप वीक में एक बार करोगे पोस्ट, या फिर 15 दिन में एक बार करोगे, तो आपका कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू एवरीवन दैट यू आर लविंग आवर पॉडकास्ट सो मच। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप हमारे पॉडकास्ट देखते हैं। बट सिर्फ एक ही क्वेश्चन मुझे आता है कि 89% ऑफ व्यूअर्स हु आर सीइंग माय पॉडकास्ट आर नॉट सब्सक्राइबिंग। आप अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आपको आगे के जो पॉडकास्ट है उसके बारे में इंटीमेशन नहीं मिलता है और आप वो पॉडकास्ट मिस कर जाते हो। मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सारे पॉडकास्ट देखिए, एंजॉय कीजिए, आपके व्यूज़ ओपिनियंस लिखिए हमें, बट प्लीज़ उसके साथ हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। वी वेलकम मिस्टर विशाल पटेल टू आवर बिजनेस एंड बियॉन्ड पॉडकास्ट। सो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी जर्नी कैसी रही है। आप एक प्रोफेशनल HR प्रोफेशनल रहे हैं अपने प्रोफेशनल नेटवर्क के अंदर, उसके बाद आपने अभी 2 साल से कंटेंट क्रिएशन करना चालू किया है। तो ये जर्नी कैसे टर्न आउट हुई है और आप आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ से, वो उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी आपसे विशाल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि हमें इनवाइट करने के लिए। एंड अगर मैं मेरी जर्नी के बारे में बात करता हूँ तो मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी 2018 से, और 2018 से मैं अभी तक HR प्रोफाइल में हूँ। एंड अगर मैं बात करूँ लिंक्डइन में, तो लिंक्डइन में काफ़ी अच्छी हमारी फैमिली है, अराउंड 40,000 प्लस फैमिली हो चुकी है। और इंस्टाग्राम में भी अराउंड अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है, अराउंड 16,000 के आसपास। सो 2 इयर्स हमारे अच्छे रहे। और अगर मैं फ्यूचर के बारे में बात करूँ तो हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं कि अभी जो लिमिटेड टॉपिक पे हम लोग बना रहे हैं तो थोड़ा और एक्सपांड करें, और हम क्या कर सकते हैं, कैसे ऑडियंस को हमारी तरफ खींच सकते हैं, सो जिससे हमारा भी ग्रोथ हो, उनको भी मज़ा आए और उनको भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। सो अगर हम ऑडियंस की बात करते हैं तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब की ऑडियंस क्या डिफरेंट बिहेव करती है आपको लगता है
कि इंस्टाग्राम Yes. पे एक तरीके की ऑडियंस होती है, यूट्यूब पे आप कुछ उसके बारे में बता पाए, किस तरीके की ऑडियंस इंस्टाग्राम पे होती है और किस तरीके की ऑडियंस यूट्यूब पे होती है? सो इंस्टाग्राम में जनरली जो ऑडियंस रहती है वो आपको छोटे बच्चे से लेके जो बड़े एज वाले होते हैं वहाँ से लेके सारे एज लेवल वाले देखते हैं। और मोस्टली जो आजकल के जो जेनजी है उनको शॉर्ट वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद है। उनको ऐसा है कि शुरुआत के 5 सेकंड अगर उनको अच्छे लग गए तो वो पूरा देख लेंगे। और यूट्यूब में ऐसा है कि लाइक उनको कुछ डिफरेंट चाहिए कंपेयर टू इंस्टाग्राम। वहाँ पे जो ऑडियंस रहती है वो अलग ही रहती है। जैसे कि बात करें कि वहाँ पे हमारी जो ऑडियंस है मोस्टली वो लॉन्ग वीडियोस में ज़्यादा है। सो लॉन्ग वीडियोस वाले लोग हैं वो शॉर्ट वीडियोस देखना कम प्रीफर कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। सो आप यूट्यूब पर आप लॉन्ग फॉर्म का स्टोरी टेलिंग करते हैं, जबकि इंस्टाग्राम पर शॉर्ट फॉर्म। ये शिफ्ट जो होता है ना कि छोटे वीडियोस बनाना और लॉन्ग टर्म अचीव करना, उस शिफ्ट को आपने कैसे अचीव किया? क्योंकि आपने शायद शुरुआत यूट्यूब से की थी या इंस्टाग्राम से की थी? मैंने शुरुआत इंस्टाग्राम से की थी। हाँ। और फिर इंस्टाग्राम में थोड़े थोड़े ग्रोथ हुआ, थोड़े व्यूज़ आने लगे, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम यूट्यूब में भी स्टार्ट करते हैं और उसमें भी हम लोग कुछ नया ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। और बात करें कि जो लॉन्ग वीडियोस है और जो शॉर्ट वीडियोस है उसमें रेगुलरिटी मैटर करती है। सो उसी वजह से लोग हमें देखते हैं। बट आपने जो शिफ्ट बोला, जैसे 60 सेकंड्स में शायद इंस्टाग्राम पे हम ज़्यादा से ज़्यादा 60 सेकंड्स का एक वीडियो बनाते, उसके बाद एक 15 मिनट का वीडियो बनाना, तो उसमें आप एक बहुत मेहनत लगता है 15 मिनट के लिए। वो शिफ्ट आपने कैसे अचीव किया और कैसे आपने सोचा कि मुझे अब इस पे ज़्यादा 15 मिनट तक मैं बोल सकता हूँ या 15 मिनट तक मैं लोगों को एंटरटेन कर सकता हूँ? सो उसमें हमने जो लॉन्ग वीडियोस है यूट्यूब के लिए, उसमें हम लोग अलग अलग टॉपिक कवर करते हैं। जैसे कि ब्लॉग्स बनाना, हमने अगर कुछ नया चीज़ ले लिया तो वो हाईलाइट करना। फिर हम लोग कुछ नया कर रहे हैं, जैसे कि कहीं घूमने गए, ट्रैवल वगैरह, सो वो हम लोग हाईलाइट करते हैं। सो वो सारे डिफरेंट टॉपिक हम लोग कवर करते हैं। फिर उसमें एडिटिंग करना होता है, सो वो वगैरह में टाइम ज़्यादा जाता है। सो उसमें ज़्यादातर टाइम कंज्यूम हो जाता है। सो उसकी वजह से ऑडियंस अभी तक रह रही है हमारे साथ। सो विशाल, मैं ये ये मेरी एक पर्सनल क्यूरियोसिटी है कि जब हम कॉमेडी के डोमेन में आते हैं, फन के डोमेन में आता है, वो शायद सीरियस डोमेन से ज़्यादा डिफिकल्ट है लोगों को हंसाना। राइट। तो क्योंकि हमने बहुत सारे पॉपुलर कॉमेडियंस देखे, जैसे कपिल शर्मा देखा हुआ है, हमने भारती देखी हुई है, ये सारे बहुत डोमिनेटिंग कॉमेडियंस हैं इंडियन इंडस्ट्री के। सब ने एक ही बात बोली, लोगों को हंसाना बहुत ही मुश्किल काम है। राइट। सो जो आपने कैसे सोचा कि मुझे ये कॉमेडी डोमेन में जाना है या मुझे ये फ़नी डोमेन के अंदर जाना है, एंड मुझे कोई सीरियस डोमेन में नहीं जाना है? क्योंकि आप एक HR प्रोफेशनल हो जो बहुत ही सीरियस जॉब वर्क है, जहाँ पे बहुत माइंड एनालिसिस करना पड़ता है, लोगों को स्टडी करना पड़ता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस एक एनवायरनमेंट होता है, और उससे काफ़ी अलग है एक कॉमेडी एंड फ़नी डोमेन। तो आपने कैसे सोचा कि अब मुझे ये डोमेन में ऐसे चेंज करना है और कॉमेडी डोमेन में जाना है? वैसे जब हम वीडियो बना रहे थे तब उस टाइम हमने ऐसा सोचा नहीं था कि कॉमेडी में जाना है कि फूड में जाना है। हमने जस्ट स्टार्ट किया था फूड से। फिर हमने सोचा कि फूड की ऑडियंस तो हमारे साथ है ही, सो हम कुछ फ़नी वे में ट्राई करते हैं जिससे लोग और हमारे साथ जुड़े। और जैसे कि हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है कि कपल फ़नी वीडियोस बनाना, जैसे कि उनका एंटरटेनमेंट हो सके। सो ये एक टॉपिक रहता है और उनको भी मज़ा आता है, सो इसलिए वो हमारे साथ रिलेट कर जाते हैं। सो हमने रिलेटेबल पॉइंट पर ज़्यादा फोकस किया है। सो विशाल, मैंने देखा है आपके वीडियोस और जानवी जो आपकी वाइफ है उनके वीडियोस, आप में एक बहुत अच्छा सिमुलेशन है, दोनों में तालमेल एक बहुत अच्छा है कॉमेडी को लेके। सो क्या आपको लगता है कि बिकॉज आपकी पर्सनल रिलेशनशिप इतनी हारमोनियस है एक दोनों के साथ, एक दूजे के साथ, तभी वो कैमरा पे दिख रहा है इतना हारमोनी आप दोनों के बीच में? जनरली मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको किसी के साथ कम्युनिकेशन करना है, डिस्कस करना है, सो पहले सबसे ज़रूरी बात है आप दोनों में पर्सनली बननी चाहिए।
अगर आपका नहीं बन रही है तो आप कैमरा में भी नहीं बना दिखता है सकते वो। हो। सो आप क्या है कि वो जो दिखा रहे हो और एक्चुअल में उस पर फर्क नहीं होना चाहिए। सो आपने तो शुरू किया था, जानवी कैसे इंक्लूड हुई आपके साथ कंटेंट क्रिएशन सो में? स्टार्टिंग में तो मैं अकेला बनाता था हाँ। बिफोर मैरिज। फिर स्टार्टिंग में मैं अलग अलग टॉपिक पे बनाना स्टार्ट किया था, जैसे कि ट्रैवल, फूड, और उनको भी इन्वॉल्व किया है। मैंने कई जगह पे दिखा था कि ऐसे अलग अलग वीडियोस बनते हैं और वो लोग अलग अलग टॉपिक्स पे बनाते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। अगर चल गया तो अच्छा है, नहीं चला तो कोई बात नहीं। ओके, तो आपने क्या सिर्फ एक पर्सनल रिकग्निशन के लिए शुरू किया था कि नहीं लोग मुझे जाने या पहचाने, या सिर्फ आपने ऐसा सोचा कि नहीं चलो मैं जो लाइफ जीता हूँ? क्योंकि मैंने देखा है कि आपके वीडियोस में आप ज़्यादातर अपने घर के काम करते हुए वीडियोस फनी बना लेते हो, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है डे टू डे लाइफ की जिसमें आप फन ढूंढते हो, क्रिएट करते हो, तो आपको ऐसा लगा कि शायद लोग मुझे पहचाने इसलिए मैं आना चाहता हूँ प्लेटफॉर्म पे, या क्या आपका एक इंटेंशन क्या था आने का? मैंने सोशल जब मीडिया प्लेटफॉर्म पे। सोशल मीडिया पे रील्स और फोटोज़ वगैरह और स्टोरी वगैरह बनाना स्टार्ट किया था, तब तो ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था। तब हमने सोचा था कि चलो बना देते हैं, अगर चल गया तो अच्छा है। बट जैसे जैसे हमें आगे बढ़े और जैसे जैसे हमारा ग्रोथ हुआ, तब हमें ब्रांड्स से कांटेक्ट करना स्टार्ट किया, हमारे साथ कोलैबोरेशन करना स्टार्ट किया, हमारे पास डील्स आने लगी, लाइक हमें अर्निंग करने का मौका मिला। उससे मुझे पता चला कि अगर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे तो लोग हमें जानेंगे। अगर आप एक एग्जांपल लो, आप कहीं से जा रहे हो, गांधीनगर टू अहमदाबाद ले लो, और आप कहीं भी रेस्टोरेंट में जा रहे हो और आपको पहचानते हैं कोई, तो ये देखो ये बैठा है, ये सेलिब्रिटी है, ये क्रिएटर है, तो चलो इनके साथ फोटो वगैरह खिंचवाते हैं। लोग खिंचवाते हैं फोटो आपके साथ, होता है ऐसा? ऐसा एक दो बार हो चुका है कि वो लोग हमारे वीडियोस देख के आए होते हैं और हमें पहचानते हैं। मैं खिंचवाना चाहूंगी आप दोनों के साथ फोटो आफ्टर द पॉडकास्ट फॉर श्योर। यार फिर वो जब हमें पहली बार देखते हैं तो वो पहली बार तो सोच ले कि इनको कहीं पे देखा है। हाँ। सो वो सबसे पहले तो वो एक चीज़ है, जो वो लोग हमें रिसर्च करना स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हमारे पास अप्रोच करते हैं। बिकॉज अप्रोच भी इम्पोर्टेंस रहता है इसमें। So, ये सब चीज़ें आपको क्या स्टारडम वाली फीलिंग देती है कि हाँ हम दूसरों से अलग है या स्टार है, या ऐसी कोई फीलिंग आपको आती है? अभी फिलहाल तो नहीं है, बट अभी ग्रोथ चालू है। यू आर सो हम्बल इन दिस। ओके विशाल, मैं थोड़ा सा इसको सीरियसनेस पे शिफ्ट करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे विशाल द कंटेंट क्रिएटर से नहीं, विशाल द पर्सन से आंसर चाहिए इसके। आप एचआर में हो, आप ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा देखते हो, समझते हो, सोचते हो। इंडिया में ऐसा हो चुका है, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने मेरे ही ध्यान में एक दो लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने सुसाइड कमिट किया बिकॉज उनके कंटेंट नहीं चल रहे थे। ओके। दे गेव अप इन द लाइफ, क्योंकि वो सोशल मीडिया उन पे उतना हावी हो गया, उनकी पूरी लाइफ उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली, क्योंकि उनको लगा कि बस यही मेरी लाइफ है, अगर मुझे लाइक्स मिल रहे, व्यूज़ मिल रहे, कमेंट्स मिल रहे, यही मेरी लाइफ है, इससे आगे मेरी लाइफ नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों हम जिए, या फिर क्या मतलब है ऐसी लाइफ का जहाँ पे मैं ग्रोथ नहीं कर पा रही हूँ। तो सोशल मीडिया पे कभी ग्रोथ इवन नहीं होता, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। बट ये जो जुनून लोगों के, यंगस्टर्स के मन में सवार हो जाता है, वो कितनी हद तक जस्टिफाइबल, कितनी हद तक डेंजरस है आपको लगता है? मेरा इसमें ऐसा मानना है कि आप इंडिया में रह रहे हो, आपके पास ज़िंदगी है, तो आपके पास 365 डेज़ है, यानी कि 365 अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपका कंटेंट क्रिएशन में नहीं काम कर रहा है, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वर्क नहीं कर रहा है, तो कुछ और देख लीजिए, जॉब वगैरह कर लीजिए, या फिर कुछ अपना स्टार्ट कर दीजिए अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो। अगर नहीं है तो आप लोगों को अप्रोच कीजिए। लाइक मार्केट में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जहाँ पे आप आपका कैरियर स्टार्ट कर सकते हो। सो मेरा मानना ये है कि अगर आपका नहीं चल रहा है तो आप डीमोटिवेट मत हो। आपको कुछ सेकंड के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये नहीं हो रहा है, आपकी लाइफ आप गिव अप कर चुके हो, तो थोड़े सेकंड के लिए आप पॉज हो जाओ, किसी से बात कर लो, आपके फैमिली मेम्बर्स है, या तो फिर आपके लाइफ पार्टनर है, या फिर आपकी जिनके साथ सबसे ज़्यादा बनती है उनको एक बार कॉल लगा लो। हो सकता है वो आपको गाइड कर ले एंड आपकी ज़िंदगी बच जाए।
आपको क्या फैमिली सपोर्ट मिला था आपने जब कंटेंट क्रिएशन चालू किया? फैमिली स्टार्टेड सपोर्टिंग यू जब आपने शुरू किया तब? अभी तो आप काफ़ी पॉपुलर हो तो सब सपोर्ट कर रहे होंगे, आई एम वेरी श्योर, बट जब आपने इनिशियली शुरू किया तो क्या फैमिली ने अपोज किया था? क्या उन्होंने, फ्रेंड्स ने ऐसा बोला था कि क्यों शुरू कर रहा है भाई, इसमें ये सब क्यों हमें लोगों को दिखाना, क्यों लोगों की नज़र में आना? क्योंकि मुझे बोला गया है जब मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया, मैंने बहुत पहले, कोरोना से पहले मैं कंटेंट बनाती थी अवेयरनेस के रिगार्डिंग, तब ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि मुझे अपने फैमिली ने ही शट डाउन कर दिया। उन्होंने बोला कि आप मत आओ बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आओगे लोग आपके बारे में बोलना शुरू कर देंगे, विच वी डोंट वांट। बट उसके बाद देन अब ये सिचुएशन आई कि मुझे लगा नहीं, मुझे बताना है लोगों को, मुझे आना है लोगों के सामने। तो अब चाहे जितना भी अपोज है, मैं हूँ, मेरा फैमिली और मेरे फ्रेंड शायद इतने खुश नहीं है उससे, अभी भी खुश नहीं है। आपके साथ भी क्या ऐसा हुआ था पहले जब आपने शुरू किया? जब नया नया स्टार्ट हुआ था तब कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे थे कि जो हम जब वीडियो बनाते थे, जब हम लोग उनको वीडियो में लेना चाहते थे तो वो लोग अवॉइड करते थे और हमें बोलते थे कि ये सब क्यों कर रहे हो, इसकी क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पास ऑलरेडी अर्निंग का सोर्स है, वहाँ पे फोकस करो। तो मैंने उनको उस टाइम एक ही चीज़ बोली थी कि ये तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मुझे कुछ नया ट्राई करना है, जहाँ पे मुझे लोग जाने, मुझे विशाल पटेल के नाम से जाने, यानी कि जो हमारा यूट्यूब का चैनल है उससे हमें पहचाने, या तो फिर हम कहीं पे जा रहे हो तो हमें लोग रिकॉग्नाइज करें एज अ पर्सन, एज अ क्रिएटर। सो वो मैंने उनको उस टाइम समझाया था और कुछ लोग समझ गए थे, कुछ लोग नहीं समझे, और अभी हमारा चल गया है तो कुछ लोग जेलस भी होते हैं, कुछ लोग अभी इंक्लूड भी होते हैं। सो ऐसा नेगेटिव प्लस पॉइंट होता रहता है, तो जो नेगेटिव बोल रहे हैं उनका तो कोई ऑप्शन नहीं है। सो विशाल, जेलस ज़्यादा लोग होते हैं, मैंने ये देखा है, जब आप थोड़े से पॉपुलर हो जाते हैं तो वो कैसे जेलस निकालते हैं आपके साथ? वो क्या बोलते हैं आपको ऐसे बोलते हैं कि भाई ये क्या नाच गा रहा है, या आपको डाउन करने की कोशिश करते हैं, या आपको कट करने की, क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं, ऐसा करते वो लोग? जब हम कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था तो अभी क्या है कि व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, थोड़ा पॉपुलर हुए हैं, तो लोग कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, ट्रोलिंग करते हैं, हमारा माइंडसेट तोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, बॉडी शेमिंग ज़्यादा करते हैं। ये देखो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये देखो ये मोटा कैसा वीडियो बना रहा है, फिर ये इससे नहीं होगा, मत कर, ऐसा नेगेटिव कमेंट्स, एब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपने ये चीज़ निकाला विशाल, जिसको मैं शायद अवॉइड कर रही थी बात करना, विच इज़ बॉडी पॉजिटिविटी। क्योंकि मैं खुद इस चीज़ में बिलीव नहीं करती कि बॉडी के हिसाब से किसी को भी कहीं भी जज करना चाहिए। शायद आपकी इंटेलेक्चुअल और आपकी प्रतिभा से आप जज होने चाहिए, बॉडी की वजह से नहीं। तो आपने ये बॉडी नेगेटिविटी, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा बॉडी शेमिंग है, राइट? आपने और जानवी ने दोनों ने फेस किया होगा कि बहुत ज़्यादा बॉडी शेमिंग है। योर बॉडी इज़ योर पर्सनल चॉइस, राइट? वो तुम्हारी पर्सनल चीज़ है, वो बॉडी लोगों के लिए नहीं है, बट फिर भी लोग उस पर अपने कमेंट्स बनाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा पतली थी, बहुत ही ज़्यादा पतली थी, तो मुझे बोलते थे कि माचिस की तीली की तरह है तू, राइट? शायद आपको कोई कुछ और बोलते होंगे, राइट? बट ये दोनों ही नेगेटिव चीज़ हैं, राइट? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि भाई मैं माचिस की तीली की तरह हूँ, या ऐसी दिखती हूँ या वैसी दिखती हूँ, उससे आपको क्या, ये मेरे लिए है ना। आप ये देखो कि मैं क्या सोचती हूँ, आप मेरी प्रतिभा देखो, आप मेरा इंटेलेक्ट देखो, बट उस पर नहीं, बस सिर्फ मुझे यही बोला जाता था कि तुम स्केलेटन की तरह दिखती हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील होती थी। आपने वो बॉडी नेगेटिव कमेंट्स को या बॉडी शेमिंग को कैसे ओवरकम किया, मैं वही जानना चाहती हूँ। ओके, सो मैं इस टॉपिक के बारे में दो चीज़ आपको हाईलाइट करूँगा। एक चीज़, मैंने कोरोना टाइम में ऐसे लोग भी देखे हैं जो बाहर से फिट है, जिम वगैरह करते हैं, बट अंदर से एकदम अनफिट होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली उस टाइम उन लोगों की डेथ हो गई। और अभी मैंने ऐसे भी लोग देखे थे जो बाहर से अनफिट हो बट अंदर से फिट है। जैसे कि हमारी फैमिली के बारे में बात करें तो वी वॉज कम्प्लीटली सेफ। हमने उतने नेसेसरी स्टेप्स लिए थे कि जिससे हमारी हेल्थ है वो मेंटेन रहे, और
कोई अफेक्ट ज़्यादा ना हो, बिकॉज कोविड टाइम में काफ़ी चीज़ें अफेक्ट हुई थी, जैसे कि मेरा कैरियर अफेक्ट हुआ गया था, जैसे कि हमारा कैरियर अफेक्ट हो गया था, फिर लॉकडाउन लग गया था, फिर तो उस टाइम में काफ़ी चीज़ें हो गई थी हेल्थ रिलेटेड। सो मेरा उन लोगों को एक ही बोलना है कि आप बाहर से फिट हो उसका मतलब ये नहीं कि आप अंदर से भी फिट होगे। सो जो जैसा है वो कुदरती है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। जो भगवान है उन लोगों ने सबको उनकी हिसाब से बॉडी वगैरह दिया है। सो हम जस्ट उनको ऐसे आंसर देते हैं। और मेरा दूसरा आंसर यही है कि मैं नाचूं गाऊं खाऊं पीऊं डांस करूं, आपको क्या है। वेरी नाइस आंसर, वेरी नाइस आंसर। बट कहीं पे भी बुरा लगता है? स्टार्टिंग में लगता था, अब तो हो गया हैबिट। अब हो गया है बेटा, बुरा नहीं लगता समटाइम्स आपको? जो मेरी वाइफ है जानवी, वो थोड़ा उनको लग जाता है बुरा। मैं बोलता हूँ उनको कि ये तो चलता रहेगा, अभी क्या है कि आप कुछ भी करोगे तो पॉजिटिव भी बोलेंगे, कुछ नहीं करोगे तो नेगेटिव भी बोलेंगे, कुछ बुरा करोगे तो भी लोग बोलेंगे, तो उससे अच्छा आप उनको अफेक्ट होने ही मत दो अपने ऊपर, इग्नोर जस्ट। वेरी नाइसली सेड। शायद इग्नोरेंस जो है ना टुवर्ड्स दिस पीपल, कि उनको आंसर भी क्यों दे, हाँ ये सबसे बेस्ट तरीका है अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को बचाए रखने का। क्योंकि हम जितना उनके बारे में सोचेंगे ना, जो हमारे क्रिटिक है, जो नेगेटिव क्रिटिक, जो पॉजिटिव क्रिटिक नहीं है, जो सिर्फ आपको नीचा महसूस कराना चाहते, उनके बारे में शायद सोचने की भी हमें ज़रूरत नहीं है। राइट, जो हम कर रहे वो हम करते रहे, आई थिंक वही होना चाहिए हमारी लाइफ में। सो ये भी शायद मैसेज है ऐसे लोगों के लिए, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के लिए, कि जो अपने व्यूज़ से अपनी पहचान बना रहे हैं, कि भाई इतना भी मत डिपेंडेबल रहो लोगों के लाइक्स और व्यूज़ पे, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। हाँ right? सही बात। समटाइम्स साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। वेरी नाइस, व्हाट यू सेड इज़ वेरी मोटिवेटिंग। विशाल, आपके मैं पर्सनल करियर के बारे में पूछना चाहूँगी कि आप एचआर प्रोफेशनल हो, तो कभी ऑफिस में, जैसे आप अभी सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो, तो ऑफिस में या ऐसे कोई रिमार्क्स मिले हैं कि भाई आप सोशल मीडिया पे क्यों हो, या ऐसे कोई रिमार्क्स कि नहीं दिस इज़ नॉट व्हाट वी वांट और समथिंग लाइक दैट? अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वो लोग उनको धीरे धीरे पता चलता है, तो वो लोग अप्रिसिएट करते हैं कि काफ़ी बढ़िया कर रहे हो, आगे ऐसे ही करते रहो, और नेगेटिव तो कुछ बोला नहीं है अभी तक। ओके, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कॉर्पोरेट जैसी कंपनियाँ पर्सनल ब्रांडिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है अभी एम्प्लॉयज़ के पर्सनल ब्रांडिंग को, या वो मोटिवेट कर रही है कि आप एम्प्लॉय अपना खुद का पर्सनल ब्रांड बनाए उसको? इट इज़ डिपेंड्स ऑन द कंपनी, बिकॉज कंपनी टू कंपनी मैटर करता है। अभी कुछ कंपनीज क्या है कि उनको अच्छा लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। अगर उनको नहीं लगेगा तो आपको इनडायरेक्टली बोल ही देंगे। तो एचआर पॉलिसीज़ में ऐसा कोई डेफिनेशन होता है, क्योंकि आप खुद एचआर हो, तो क्या कंपनीज की एचआर पॉलिसी में कहीं पे भी ऐसा मेंशन होता है कि सोशल मीडिया पे? क्योंकि देखो एक चीज़ ये होती है विशाल, क्योंकि मैं खुद एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मुझे पता है कि सोशल मीडिया प्रेजेंस एक थ्रेट भी होता है। उनको लगता है कि अगर मेरा विशाल से कुछ झगड़ा हो गया, कंपनी को लगा, या फिर उनको लगता है कि कुछ हमारा डिस्प्यूट हो गया, तो ये सोशल मीडिया पे जाके हमारी ब्रांड को बहुत अफेक्ट कर सकता है। So, वो एक आप बोल सकते हो कि थ्रेट, एक इनडायरेक्ट थ्रेट भी होते हैं। तो इस वजह से क्या कभी एचआर पॉलिसीज़ में ऐसे वो डिफरेंसेस लाते हैं, या एचआर पॉलिसीज़ में ऐसे मॉडिफिकेशन ला सकते हैं कि आप पर्सनल ब्रांडिंग नहीं कर सकते? अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ है नहीं। लाइक उनको ऐसा तब लगेगा जब उनको कुछ गलत करना होगा, या फिर अनएथिकल तरीके से उनको निकालना होगा, तो उस केस में उनको ऐसा इनसिक्योरिटी लगती है कि अगर हमने इनको निकाल दिया तो ये हमारे ब्रांड्स को अफेक्ट कर सकता है, नेगेटिव पब्लिसिटी कर सकते हैं। बट जनरली ऐसा होता नहीं है। जो एचआर पॉलिसीज़ है उसमें आप एक कंपनी के साथ वर्क कर रहे हो तो आप दूसरी कंपनी के साथ नहीं कर सकते हो सेम टाइम। इट्स फेयर। अगर आपको पेमेंट मिल रहा है लाइक दूसरी कंपनी से, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फिर अगर पर्सनल ब्रांडिंग आप कर रहे हो एज एन इन्फ्लुएंसर, कल आप मोनेटाइजेशन पे जा रहे हो, आप पेमेंट ले रहे हो एज एन इंडिविजुअल फॉर सोशल मीडिया, राइट, उससे क्या ऑब्जेक्शन होगा कंपनी को कल कुछ? आई डोंट थिंक सो कि होगा, बिकॉज हम पार्ट टाइम कर रहे हैं। उनका जो वर्किंग आवर्स वगैरह रहता है वो जनरली मंडे टू फ्राइडे और मंडे टू सैटरडे रहता है, और हम लोग डे टाइम में कभी भी नहीं करते, और वीकेंड में ज़्यादातर हमारा टाइम उसमें ही स्पेंड होता है।
सो आई डोंट थिंक सो कि उनको कुछ इश्यू होना चाहिए। ओके ज़्यादातर कंपनीज में ऐसे रूल होते हैं विशाल कि आप अगर एक कंपनी से सैलरी ले रहे हो ना, हाँ। तो आपको दूसरी कई जगह से मोनेटाइजेशन के ऑप्शन वो रिस्ट्रिक्ट इसलिए करते हैं कि आपकी एनर्जी सिर्फ एक काम में लगे। Right. आपकी एनर्जी, क्योंकि उनका इंटेंशन ये नहीं कि आप नहीं कमाओ, उनका इंटेंशन ये होता है जनरली एम्प्लॉयर्स का कि आपका जो एनर्जी है वो पूरा एक कंपनी के काम में लगना चाहिए, Right. कहीं और नहीं लगना चाहिए। तो एज एन HR आप उस थॉट प्रोसेस को या उस रूल को कैसे देखते हैं एम्प्लॉयर्स के? मैं उस रूल का अगेंस्ट तो नहीं हूँ। एज ए HR पर्सन मुझे एम्प्लॉयर की तरफ से भी देखना पड़ेगा और एम्प्लॉय की साइड से भी देखना पड़ेगा। सो वी हैव टू बी न्यूट्रल। गवर्नमेंट और आम आदमी के बीच में एक पूरा चैनल होता है, कंसल्टेंट्स का, एक्सपर्ट्स का, अर्बन प्लानर्स का, आर्किटेक्ट्स का, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स का, जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को शेप अप करते हैं। हम उन्हीं एक्सपर्ट्स को आपके सामने ला रहे सीधा बात करने के लिए हमारे द बिजनेस एंड बियॉन्ड पॉडकास्ट के थ्रू। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, ये इंडिया का सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड पॉडकास्ट है। आप भी अगर इस इंडस्ट्री की सच्चाई के बारे में जानना चाहते हैं और इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वही मैं जानना चाहती हूँ कि अगर एम्प्लॉयज़ के साइड से आप देखें और एम्प्लॉयर के साइड से देखें, अगर आपको मुझे हेल्प करनी है एज एन एम्प्लॉयर, मुझे अगर अपनी HR पॉलिसीज़ को रीडिफाइन करना है इस चीज़ में, तो आप मुझे क्या सलाह देंगे इस चीज़ में कि मुझे कैसे अपनी HR रूल्स अपनी कंपनी के लिए बनाने चाहिए? स्पेसिफिकली अगर आप इस पॉइंट पर जाना चाहते हो तो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि आप ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स और ड्यूरिंग जो वीक डेज है उसमें आपका जो एम्प्लॉयज़ है वो उसमें वर्क ना करे। वीकेंड में दे वांट टू डू वॉट एवर दे वांट टू डू, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके वर्किंग आवर्स में अफेक्ट नहीं हो रहा है, उनको उनके काम से मतलब होता है। उनका काम हो गया, उनके वर्किंग आवर्स में कुछ आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो उनको कुछ दिक्कत नहीं होती है। विशाल, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके YouTube वीडियोस में आपने ट्रैवल व्लॉग्स डाले हुए हैं, राइट? आपने बहुत सारी जगह पे इंडिया में ट्रैवल किया हुआ है और आप डाल रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आप कौन कौन सी जगह पे ट्रैवल आपने किया है और कौन कौन सी जगह ने आपको इम्प्रेस किया है और क्या क्या ट्रैवल व्लॉग में आपने डिटेल्स कवर की, उसके बारे में आप थोड़ा सा बता पाएँ तो। ओके, सो सबसे पहले मैं हमारी ट्रैवल प्रेफरेंस के बारे में बात करता हूँ। तो मुझे अभी तक डोमेस्टिक ट्रैवलिंग ज़्यादा पसंद है कंपेयर टू इंटरनेशनल, बिकॉज मेरा ये प्रेफरेंस है कि सबसे पहले हम लोग डोमेस्टिक कवर करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग रहते हैं गुजरात में, सो गुजरात के काफ़ी सारे प्लेसेस ऐसे हैं कि यहाँ पे जो कवर करने लायक है और काफ़ी ऐसे प्लेसेस है जो काफ़ी फेमस है। फिर दूसरे स्टेट्स भी हैं। सो हमने ऑलमोस्ट आधा इंडिया कवर कर लिया है। जैसे कि हमने हमारी रिसेंट ट्रिप के बारे में बात करें तो वो हमारी रिसेंट ट्रिप थी माउंट आबू की, राजस्थान में। उससे पहले हमने फैमिली ट्रिप की थी जो कि थी मध्य प्रदेश उज्जैन में। सो वहाँ के लिए हमने काफ़ी सारा प्लानिंग किया था, काफ़ी सारा डिस्कशन भी हुआ था, काफ़ी सारे नेगेटिव बात भी हुई थी। नेगेटिव बात जैसे कि फैमिली ट्रिप थी, हम एक बस करके गए थे तो ऑब्वियसली सबकी अवेलेबिलिटी देख के करना पड़ता है, सब अवेलेबल हो ना हो, फिर रूट कौन सा ले और रोड कंडीशन क्या है, रोड के अगर जा रहे हो तो सेफ्टी वगैरह कैसी है। बिकॉज क्या है कि आप जब भी उज्जैन की साइड जाते हो तो बीच में एक फेज़ ऐसा आता है जहाँ पे नाइट ट्रैवलिंग में थोड़ा रिस्क है, तो वो उस पॉइंट पे थोड़ा ज़्यादा रहता है। फिर होटल स्टे है वो हम कहाँ रखें, इंदौर में रखे कि उज्जैन में रखे, वो एक टॉपिक था। सो ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स हम लोग ध्यान रखते हैं। फिर वहाँ का लोकल फूड हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि हम माउंट आबू गए थे तो वहाँ का लोकल फूड था रबड़ी, सो हमने वो ट्राई किया था। उज्जैन में एक गोल्ड मेन करके काफ़ी फेमस है, वहाँ उनकी कुल्फ़ी काफ़ी फेमस है, तो हमने वो सारी चीज़ ट्राई की थी। वहाँ की ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में बात करें तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं। वहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी के बारे में बात करें तो कुछ जगह पे पार्किंग फ़ीस हाई थी, कुछ जगह पे पार्किंग फ़ीस लो थी। सो ऐसे पॉइंट्स हम लोग कवर करते हैं। फिर फ्यूल चार्जेस कितना लगेगा, और दूसरा अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हो
जैसे कि वहाँ पे लोकल एक्टिविटीज़ रहती है, लोकल एकोमोडेशन है, वो आप कैसे कवर करोगे। सो ये सारा हम लोग प्लानिंग करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं और फिर हम लोग निकलते हैं, ऐसा है। आपने इस टॉपिक को पूरा डाइवर्ट किया हमारे सब्जेक्ट की तरफ, जो है ट्रैफिक और पार्किंग। सो थैंक यू फॉर दैट विशाल। उसी में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश के अंदर बहुत ही अच्छी ट्रैफिक और पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं। अगर मध्य प्रदेश को बोला जाए ना, तो पूरे इंडिया के अंदर एमपी के अंदर जो उज्जैन है और इंदौर है, वहाँ पे सब जगह के एक तो क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। ट्रैफिक पार्किंग की ड्राइव्स भी बहुत अच्छी चल रही है। सो आप उज्जैन के एक्सपीरियंस से कुछ उनके ट्रैफिक के बारे में बता पाए, पार्किंग सिचुएशन और उनकी क्लीनलीनेस और सिविक सेंस जो है उनके बारे में अगर आप कुछ बता पाए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस। ओके, सो हमने जब उज्जैन विजिट किया था और इंदौर विजिट किया था, सो उस टाइम उज्जैन में ऐसा था कि क्लीनलीनेस अच्छी है, वहाँ पे रेगुलरली साफ़ सफाई होती रहती है। सो वो एक पॉइंट अच्छा लगा। पार्किंग के बारे में बात करें तो व्हीकल टाइप के हिसाब से उनकी फैसिलिटी अलग अलग है। जैसे कि आप लोग बस लेके जाते हो तो उनकी पार्किंग अलग रहती है, कार्स की पार्किंग अलग रहती है, टू व्हीलर्स की पार्किंग अलग, ऑटो वगैरह की पार्किंग अलग रहती है। सो वहाँ पे उस हिसाब से पार्किंग चार्जेस डिवाइड किए गए हैं। और वहाँ पे क्या है कि हमारी बस लेके गए थे, ट्रैवल बस। सो वहाँ पे एक जगह पे हमने पूछने के लिए बस वहाँ पे रखी, तो वहाँ पे क्या है कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो लोग माइक में अनाउंस करते हैं कि जो बस का नंबर होगा वो बोलते हैं जल्दी से वहाँ से हटा लीजिए, ट्रैफिक जाम पीछे हो रहा है, यहाँ पे भीड़ ज़्यादा रख रही है, जल्दी से हटा लीजिए। तो ऐसे वो एक अच्छा लगा कि वो ट्रैफिक पुलिस वहाँ की अवेयर है कि उनकी लोकल पब्लिक को परेशानी ना हो, बाहर से टूरिस्ट आ रहे उनको अननेसेसरी परेशान ना किया जाए। सो वो लोग ये सारी चीज़ देखते हैं। इट्स वेरी नाइस। जैसे मुझे भी एमपी का एक्सपीरियंस है, आपने बोला उसी से मैं रिलेट कर पा रही हूँ। राइट। अहमदाबाद में आपको स्पेशली ट्रैफिक पार्किंग का इशू जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अगेन जब भी मैं पार्किंग और ट्रैफिक रिलेटेड अपने इंस्टाग्राम पोस्ट डालती हूँ, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ट्रैफिक पुलिस कुछ कर नहीं रही है, देख नहीं रही है, इश्यूज़ यहाँ पे है, इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हमको दिक्कत होती है, और सच में क्योस है। राइट। अब उसके बारे में, अहमदाबाद के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ओके, तो अहमदाबाद के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि कुछ जगह जो अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस है वो अच्छा इम्प्रूवमेंट कर रही है। पार्किंग के बारे में बात करें तो कुछ जगह पे अच्छी फैसिलिटी है, कुछ जगह पे नहीं है। जैसे कि ओल्ड अहमदाबाद है, वहाँ पे क्या है कि पार्किंग की दिक्कत ऑलमोस्ट रहती है। आप वहाँ पे मैं ऐसा है कि मैं ऐसा प्रेफरेंस रखूँगा कि मैं बाई उबेर चला जाऊँ या तो फिर बाय ऑटो चला जाऊँ या फिर बाय मेट्रो चला जाऊँ, बिकॉज वहाँ पे पार्किंग की लिमिटेड फैसिलिटी है। वहाँ पे पार्किंग मिले ना मिले, स्पेसिफिकली बात करें तो ये जो माणिक चौक है, फिर जो पुराना शॉपिंग वगैरह के एरिया है वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत रहती है। न्यू अहमदाबाद के बारे में बात करें तो मकरबा है, प्रहलाद नगर है, कुछ एरियाज़ है जहाँ पे पार्किंग की काफ़ी दिक्कत है। अगर आप 5 मिनट के लिए भी रख दोगे तो लॉक करके चले जाएंगे या फिर उठा के ले जाएंगे। तो उसमें आप फिर लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है कि आप उनको कांटेक्ट करो, आपका फाइन भरो, वो वगैरह रहता है। सो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। कुछ जगह पे मैंने ऐसा भी ऑब्जर्व किया है कि जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल नए नए लगे होते हैं बट वो जानबूझ के बंद रखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ, हम लोगों का डेली ट्रैवल रहता है इस्कॉन में। इस्कॉन वाला जो जंक्शन है वहाँ पे एवरी डे इवनिंग टाइम पे वो लोग सिग्नल बंद रखते हैं, पता नहीं क्यों। फिर मकरबा का एक जगह एरिया है, वहाँ पे भी वो सिग्नल नए नए लगे, स्टार्टिंग के 10 डेज चालू रखे फिर बंद कर दिए। कोई देखने लायक होता नहीं है और लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है, दिक्कत होती है, गर्मी में परेशान हो जाते हैं। सो ये सारे पॉइंट्स हैं। बट आपको क्यों लगता है कि इतने जो कंजेस्टेड एरिया है अहमदाबाद के, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कंजेशन और भी बढ़ रहा है? यस। तो आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए? क्योंकि आप यूज़र हो, डेली मोबिलिटी यूज़ करते हो। राइट। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि क्यों हो रहा है पहले तो,
और अगर हो रहा है तो उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस आपको क्या लगता है क्या होने चाहिए? ओके, सो सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जहाँ पे सिग्नल ऑलरेडी रखे हैं वहाँ पे आप सिग्नल ऑन रखो। बंद रखने का मतलब नहीं है, बिकॉज नाउ डेज True. अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है कि AI बेस्ड ट्रैफिक। अभी जिस साइड ज़्यादा ट्रैफिक होगा वहाँ पे ज़्यादातर ग्रीन सिग्नल ऑन होगा, जहाँ पे कम होगा वहाँ पे ज़्यादातर रेड सिग्नल होगा। तो आप सिग्नल ऑन रखोगे तो ऑटोमेटिक ट्रैफिक की सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगी, ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। सो एक वो सॉल्यूशन है। दूसरा ये है कि जिस जगह पे ट्रैफिक जाम हो ज़्यादा होता है और पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे पार्किंग स्पॉट बनाया जाए, तो उससे सॉल्यूशन ज़्यादा हो सकता है। पर पार्किंग स्पॉट्स के नाम पे एएमसी ने बहुत सारे मल्टी लेवल कार पार्किंग स्पॉट्स Right. बनाए हुए हैं, बट उनका यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है। Yes. उनमें से वो इतना भी मोनेटाइजेशन नहीं निकाल पा रहे कि उनको मेंटेन किया जा सके। वैसा क्यों हो रहा है? बिकॉज उसमें एक रीज़न हो सकता है। अभी मान लीजिए कि आप सिद्ध भवन एरिया में जा रहे हो, वहाँ पे जो आपका बिल्डिंग में जाना है वहाँ पे कई जगह पे आपका 2 मिनट 5 मिनट का काम होता है, तो आप 5 मिनट का आपका काम हो जाएगा, आप वापस आ जाओगे। बट आप गाड़ी मल्टी लेवल पार्किंग में रखने जाओगे तो सबसे पहले तो वो हैवी चार्ज रखते हैं, कई बार ओपन नहीं होता है अर्ली मॉर्निंग में या फिर लेट नाइट में वो जल्दी बंद कर देते हैं, तो वो दिक्कत होती है। सो उसकी वजह से वो प्रॉपर मेंटेन नहीं होता है और वहाँ पे लोग रखना नहीं प्रेफर करता है, बिकॉज उनको चलना लंबा पड़ता है एक्चुअल डिस्टेंस से। सो ये एक हो सकता है। सो क्या आपको लगता है कि जो आप बता रहे हो कि पार्किंग से लेके अपने जगह तक की कनेक्टिविटी, Yes. जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कनेक्टिविटी बोलते हैं, हम जिसको सेकेंडरी लाइन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बोलते Right. हैं, कि मेन एक हो गया उसके बाद सेकेंडरी हो गया, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है कि हमको वो जो डिस्टेंस है उतना हमके कवर करने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है, शायद इसलिए ये नहीं उतना ज़्यादा नहीं है डिस्टेंस, बट क्या समटाइम्स लेजीनेस आ जाती है। अभी एक या फिर गर्मी, इतनी गर्मी हाँ, में कौन चलेगा? गर्मी भी 42 डिग्री reason में हो तो कोई सकती है। नहीं चलेगा ना। Right. राइट। सो वो सिचुएशन में अगर आपको लगता है कि ई रिक्शॉज हैं या फिर ऐसे कोई व्हीकल्स रख दिए जाए तो उससे ये दिक्कत कम हो सकती है और ये एएमसी के मल्टी लेवल कार पार्किंग्स को ज़्यादा यूटिलाइजेशन में लाया जा सकता है, आपको लगता है? हाँ, हो सकता है, बट उसमें क्या कॉस्ट वाइज भी उनको देखना पड़ेगा कि अगर वो और ई रिक्शास रखते हैं तो उनको फिर चार्ज कहाँ पे करेंगे, उनका चार्जिंग स्टेशन अलग से बनाना पड़ेगा, तो वो कॉस्ट वाइज बढ़ जाएगा। अगर मैं एएमसी की बात करूँ ना, उन्होंने एक नया अभी रूल्स एंड रेगुलेशन में लाया है कि सोसाइटी के बाहर जो गेस्ट पार्किंग होते हैं या करते हैं रोड पे वो अलाउ नहीं करेंगे। राइट। और वो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर सोसाइटी ने अलाउ किया वहाँ पे बाहर पार्क करने को या उन्होंने फैसिलिटी नहीं दी तो सोसाइटी को चार्ज भरना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कितनी हद तक ये सही है या कितनी हद तक होना चाहिए या क्या क्या लूप होल्स है इसमें? सबसे पहले तो मैं ये जो डिसीजन है उसमें मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आप अहमदाबाद में या फिर कहीं भी कोई भी एरिया में रहते हो तो आपके जो गेस्ट है उनका पार्किंग अंदर नहीं करने देते और बाहर मेन रोड पे ही करते हैं। सो उसमें क्या होता है कि मेन रोड पे वो पार्किंग करेंगे जिसकी वजह से ट्रैफिक ज़्यादा होगा और गेस्ट भी एम्बेरस ज़्यादा हो जाता है। लाइक उनको ऐसा हो जाएगा कि इनके यहाँ पार्किंग क्यों नहीं है, हम कहाँ रखेंगे, और वो छोटा सा काम के लिए भी जाते हैं और उनकी गाड़ियाँ लॉक हो जाती है, तो वो दिक्कत होती है। तो ये वो अच्छा सॉल्यूशन है कि सोसाइटी के अंदर एक डेडिकेटेड एरिया होना चाहिए जहाँ पे एटलीस्ट 10 से 20 गाड़ियाँ पार्क हो सके गेस्ट की, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको भी कोई परेशानी नहीं होगी। सो ये सजेशन आपका बहुत अच्छा है, बट ये नई जो सोसाइटीज़ है उसमें शायद हम लागू कर सकते हैं, बट जो पुरानी सोसाइटीज़ जहाँ पे पार्किंग ही नहीं है, राइट, और एएमसी ने परमिशन भी दे दिए हैं हाँ। उनको कंस्ट्रक्ट करने की, कमर्शियल्स को कंस्ट्रक्ट करने की परमिशन दे दी जा चुकी है, रेसिडेंशियल्स को ये परमिशन दे दी जा चुकी है। कुछ तो ऐसे अपार्टमेंट्स को परमिशन दी हुई है 10-15 साल पहले जहाँ पे बेसमेंट को पूरा उन्होंने या फिर ग्राउंड फ्लोर को जो पार्किंग होना चाहिए था उसको पूरा कमर्शियल शॉप्स में कन्वर्ट कर दिया है। Right. मतलब बिल्कुल भी पार्किंग नहीं है। अगर हम देखें, आप अगर फूड मार्केट की तरफ देखें ओल्ड अहमदाबाद में तो बहुत सारे ऐसे किस्से मिलेंगे। आपको लग रहा है प्रशासन की तरफ से ये कमियां रह गई है कि उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लिए हैं इन सब चीज़ों में जो होने चाहिए? एज एन अहमदाबाद सिटीज़न
मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ, कुछ कुछ एरिया ऐसे है कि जहाँ पे दिक्कत है, जहाँ पे आपको पार्किंग नहीं मिल रहा है, तो उस एरिया में उनको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और उन बिल्डर्स को देखना पड़ेगा कि जहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी है कि नहीं। अगर उनके पास बेसमेंट है तो बेसमेंट में अनएथिकली कोई यूज़ कर रहा है कि नहीं। जैसे कि नाउअडेज जो बेसमेंट है उसमें वो स्टेशनरी शॉप्स लगा देते हैं या तो फिर करियाना की शॉप्स लगा देते हैं, तो सबसे पहले उनको वहाँ से हटाना ज़रूरी है। बिकॉज पार्किंग नहीं होगा तो लोग रोड पे रखेंगे, और रोड पे रखेंगे तो ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ेगा। ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ेगा तो उनका जो लोगों को परेशानी होगी, और जो एक्चुअल टाइम है उससे ज़्यादा लगेगा। सो मेरी एक ही सजेशन है कि ऐसे लोगों को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। प्रशासन को स्ट्रिक्टनेस हाँ, थोड़ा अपनाना पड़ेगा। प्रशासन को स्ट्रिक्टनेस लानी पड़ेगी। प्रशासन की बात अगर हम एक तरफ करें और हमारे सिविक रूल्स की अगर हम बात करें, एज नागरिक हमारे जो सिविक सेंस होनी चाहिए, राइट। जिस पे मेरे हर एक गेस्ट ने बोला है बहुत ही ज़्यादा उनका डिफ़िकल्ट रवैया रहा है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रवैया रहा है कि वी एज एन इंडियंस आर लैकिंग इन सिविक सेंस। अगर आप इंटरनेशनली देख रहे हो कि उनमें जो सिविक सेंस है और हम में जो सिविक्स, उसमें मतलब ज़मीन आसमान का डिफरेंस दिखता है। आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है हमारी सिविक सेंस के बारे में? इंडिया में कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको बिल्कुल भी जीरो सिविक सेंस है। उनको सेंस ही नहीं है कि अगर वो कहीं भी ड्राइव कर रहे हैं, जैसे कि एक 3 लेन का हाईवे है, 1 साइडेड, 3 लेन का दूसरी साइड है। सो अभी जो स्लो मूविंग व्हीकल है वो फर्स्ट लेन में चल रहा है, जो जहाँ पे उनको एक्चुअल में नहीं चलना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे फास्ट लेन है, वो ओवर स्पीडिंग लेन के लिए है, बट एक्चुअल में वो वहाँ पे चल रहा है। तो उसकी वजह से पीछे से जिनको जल्दी जाना होगा उनको ऑब्वियसली लेफ़्ट साइड से लेना पड़ेगा। सो उसमें ज़्यादातर एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहाँ पे एक्चुअल टाइम से ज़्यादातर लग सकता है। सो ऐसी मैंने एक एग्जांपल दिया। फिर एक ऐसा एग्जांपल है, जैसे कि आप कहीं पे SGI पे जा रहे हो, आपको मुड़ना है लेफ़्ट साइड, बट आप चल रहे हो राइट साइड। सो आप पूरा राइट साइड से लेके पूरा लेफ़्ट साइड तक जाओगे तो पीछे से जो लोग आ रहे हैं वो पूरा जाम हो जाएगा, और हो सकता है कि पीछे से कोई ठोक दे और काफ़ी लोगों का नुकसान भी हो सकता है। सो ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं। सो ट्रैफिक में ऐसा होता है ना विशाल कि हर एक को आगे निकलना है। हाँ, ट्रैफिक में उनका रोड रेज बाहर आता है, उनका जो भी गुस्सा होता है वो ट्रैफिक पे ही बाहर आता है। हॉन्किंग करते रहते हैं कंटिन्यूसली, लोगों को परेशान करते हैं, उनमें उनको आई डोंट नो क्या मज़ा आता है। आप मुझे बताइए कि ये बिहेवियर किस हद तक जस्टिफाइड है, क्योंकि आपने भी ये फेस किया होगा, हम सब ने फेस किया है रेगुलर बेस पे। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आप HR हो, आप साइकोलॉजी को समझते होंगे लोगों की, तो सब लोगों को ऐसा है कि मैं सबसे पहले चला जाऊँ। उनको ऐसा भी रहता है कि मैं रह गया तो ये एक चीज़ हो सकती है। बिकॉज ग्रीन सिग्नल क्या है कि लिमिटेड होता है। अभी रेड सिग्नल 150 सेकंड्स तक रहता है और ग्रीन सिग्नल होता है 20 सेकंड में। अभी जहाँ पे AI बेस्ड कैमरा नहीं है वहाँ पे ज़्यादातर ट्रैफिक का लंबा लग जाता है, तो वहाँ पे उसकी वजह से हॉन्किंग ज़्यादा रहता है, और कई बार तो रोड रेजिस भी हो चुके हैं अहमदाबाद में ही। दूसरे स्टेट्स में तो होते ही रहते हैं, बट यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो एक कंसर्न है कि आप हॉन्किंग करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, आगे वाला जाएगा तभी आप जा पाओगे। वही मैंने देखा हुआ है कि लोग पागलों की तरह हॉन्क करना शुरू कर देते हैं। हाँ। उनको जल्दी निकलना है, जबकि उनको जाना कहीं नहीं होता। राइट, शायद ऑफिस पहुंचना है, 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाएंगे, बट वो कैलकुलेट करके नहीं चलते कि भाई मैं 5-10 मिनट पहले निकलूं घर से। उनको एक ही सजेशन है कि आपका एक्चुअल टाइम है उससे थोड़ा जल्दी निकले। आपको पता है कि 1 घंटा होने वाला है, तो आप थोड़ा उस हिसाब से प्लान करके निकलिए, तो आप टाइम पर भी पहुंच जाओगे और आपको दिक्कत भी नहीं होगी। राइट। तो ये जो उनका माइंडसेट है ना ट्रैफिक में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है विशाल पर्सनली कि वहाँ पे हमारा प्रशासन उनको ज़्यादा कड़ी सज़ा नहीं दे रहा है। शायद उसकी वजह से वो अपना रेज वहाँ निकाल रहे हैं, क्योंकि यही सब लोग जब ऑफिस में आते तो शांत हो जाते हैं, काम करते हैं, या फिर उनको बोलना पड़ता है कि भाई काम करो तो दूसरे से पीछे रह जाएगा। वहाँ पे उनको चलता है वो पीछे रह जाए। आप HR हो, आप समझते होंगे। वहाँ पे उनको बैठे रहना बहुत अच्छा लगता है, बट उनका जो ये है कि मुझे यहाँ पे आगे निकल जाना है या मुझे किसी को परेशान करना है, वहाँ पे उनका रोड रेज निकलता है, वहाँ पे उनका रेज निकलता है। राइट।
काम में नहीं निकलता है, तो ये क्या कारण हो सकता है, आप अपने हिसाब से बताइए मुझे। हो सकता है एक तो उनको लेजीनेस हो, या तो फिर उनका माइंडसेट ऐसा हो चुका हो। नहीं, बट जो इंसान ऑफिस में लेजी है वो एक्टिव हो जाता है ट्रैफिक सिग्नल पे वैसा क्यों होता है, बहुत ही एक्टिव हो जाता है वो उन डिपेंड, पर्सन टू पर्सन डिपेंड रहता है, तो उसमें फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसको आप बोलो कि भाई 5 मिनट यहाँ ठहर जा, तो ऑफिस में लेजी है 5 मिनट यहाँ ठहर जा, नहीं रहेगा, वो बोलेगा नहीं मुझे जाना है, आगे निकलना है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? वो तो पता नहीं अभी। आप ऐसा करते हो? नहीं, ऐसा नहीं। आप नहीं करते, आप शांति से खड़े रहते हो? मैं तो प्रॉपर टाइम लेके निकल रहा हूँ। हाँ, बट अगर फिर भी ऐसा हो गया कि आपको ट्रैफिक सिग्नल पे वेट करना पड़ा, तो डू यू फील फ्रस्ट्रेटेड? आप खुद फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो कभी? कभी कभी हो जाता है, बट नॉट रेगुलर बेसिस। क्यों फ्रस्ट्रेट? आप कौन से रीजन है जिससे आप फ्रस्ट्रेशन फील करते हो ट्रैफिक सिग्नल पे? मेनली तो टाइम पे पहुंचना, हाँ। एक ये हो सकता है। दूसरा, आपको पर प्रेशर हो कि आपको इस टाइम पे पहुंचना ही है, सो ये हो सकता है। सो टाइमिंग की अगर हम बात देखें ना, तो अगर हमारे पास वाहनों की सुविधा इसलिए दी गई थी कि हम टाइम से पहुंच पाए, राइट। बट अभी वो वाहन की संख्या इतनी बढ़ गई है, ट्रैफिक का पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है कि वो टाइम लगभग उतना ही हो चुका है जितना हम टू व्हीलर से पहुंचते हैं। फोर व्हीलर को पहुंचने का टाइम शायद ज़्यादा हो चुका है। हाँ। टू व्हीलर से बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, या फिर आप पैदल चल के जाओ, कुछ जगह ऐसी होती है कि उससे भी फास्ट पहुंचते हो। तो क्या मतलब रहा हमारा व्हीकल पे अपग्रेड होने का? मुझे वो नहीं समझ में आ रहा। उस चीज़ में आप ये कर सकते हो, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप मेट्रो यूज़ करिए। बस की फैसिलिटीज़ आजकल बढ़ गई है, जैसे कि BRTS है, अभी उसमें भी AC बसेस स्टार्ट हो चुके हैं, AMTS में भी हो चुका है, तो आप बस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपका ऐसा है कि लाइक आपको पता ही है कि पार्किंग की दिक्कत होगी, तो आप उस केस में आप गाड़ी अवॉइड करके आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए। आजकल तो मेट्रो भी कनेक्टिविटी ज़्यादा है, और आगे प्लानिंग भी कर ही रहे, उसको एक्सटेंड किया रहे, तो हो सके तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। कितने लोग आपके ऑफिस में ऐसे हैं विशाल, जो आपको ऐसा बोलते, जब आप HR रिपोर्टिंग करते हो तब आपको बोलते कि सर ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया, नहीं होगा अब लेट? ऑलमोस्ट 10 में से 3 लोग 4 लोग ऐसे बोलते ही है। और आप उनको क्या सलाह देते हो जब मैं बोलता हूँ कि भाई टाइम से निकला कर, टाइम से निकलोगे तो आप टाइम से ही पहुँच जाओगे। ट्रैफिक का बहाना भी यूज़ करते हैं लोग बहुत बार लेट होने का। हाँ, करते हैं। मोस्टली कैंडिडेट्स जब उनका ऑफलाइन इंटरव्यूज रहता है, तो उस केस में हमें पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये जानबूझ के लेट ही आएंगे। अच्छा। तो हमें आइडिया आ जाता है कि कौन कब क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, उनके बॉडी लैंग्वेज से। सो ऑफलाइन इंटरव्यूज में जब लोग लेट होते हैं ट्रैफिक की वजह से, तो आप कैसे डिफाइन करते हो कि नहीं ये जेन्यून है या ये झूठ बोल रहा है? उनके एक्सप्रेशन, उनका जो टोन है, उससे पता चल जाता है, बॉडी लैंग्वेज से। तो आपको लगता है, क्योंकि जब मैं खुद इंटरव्यूज कंडक्ट करती हूँ ना, हाँ। तो जो लेट आते हैं ना, वो मेरे दिमाग में ऐसे ही हो जाता है कि भाई तू यहाँ पे अगर इंटरव्यू में सही टाइम से नहीं आ रहे तो ऑफिस क्या टाइम सही टाइम से आएगी? सो वहाँ पे शायद मेरा रिजेक्शन हो जाता है। आपकी रिजेक्शन प्रोसेस क्या है HR में जब आप इंटरव्यूज लेते हो? तो मैं जब भी इंटरव्यूज लेता हूँ तो सबसे पहले उनका माइंडसेट चेक करता हूँ कि उनका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, फिर वो टाइम डिसिप्लिन उनमें है कि नहीं। अभी कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जिनका एक्चुअल इंटरव्यू टाइम होता है उससे आधा घंटा लेट आएंगे, 1 घंटा लेट आएंगे, जो अनप्रिपेयर रहता है, तो उन लोगों को जनरली हम लोग प्रेफरेंस कम देते हैं। सो अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करें ना, तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है अनएम्प्लॉयमेंट का। Right. एक तरफ हम इंडिया जैसी कंट्री में, हाईली पॉपुलेटेड कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग और बंदे ऐसे मिलते हैं हमको इंटरव्यू में जिनको काम ही नहीं करना है, जिनको जॉब ऑफर हो रही है बट उनको काम नहीं करना है। ये माइंडसेट के बारे में आप एज एन HR क्या बोलना चाहोगे कि क्या जॉब्स हैं या फिर जॉब्स उनके लिए नहीं है जिनको काम नहीं करना है? मैं इस टॉपिक के बारे में यही बोलना चाहूँगा कि अगर जिसको काम करना होगा उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 365 डेज़ यानी कि 365 अपॉर्चुनिटीज़। आपके पास एक में वर्कआउट नहीं कर रहा है, दूसरे में जाइए। अगर मैं स्पेसिफिकली IT इंडस्ट्री के बारे में बात करूँ तो उसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है। आप टेक्निकल ले लीजिए, नॉन टेक्निकल ले लीजिए, कोई भी काफ़ी सारे पोजीशंस है, आप उसमें ट्राई कर सकते हो। तो आप प्रिपेयर्ड होके जाओगे,
आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो आप डेफिनेटली शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। एंड काफ़ी सारी जॉब्स हैं। बीच में ऐसा टाइम आया था कि जहाँ पे आईटी इंडस्ट्री में भी रिसेशन आया था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की ले ऑफ्स हो चुके थे, काफ़ी सारे लोगों की जॉब्स जा चुकी थी, तो उसमें भी दिक्कत हुई थी। बट डेट वॉज फॉर अ लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड, नॉट फॉर लॉन्गर। सो अगर हम आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो आपको लगता है विशाल कि अभी एआई ने इतना टेक ओवर किया है आईटी इंडस्ट्री को, क्योंकि एआई इज़ अ वेरी बिग थ्रेट टू आईटी इंडस्ट्री? ओके, सो इस बारे में मेरा ये बोलना है कि एआई को आप कमांड तो आप ही दोगे, उनको क्या बोलना है वो आप ही दोगे। तो आई डोंट थिंक सो कि एआई आपकी जॉब रिप्लेस कर देगा, बिकॉज आपको रेगुलर लाइफ में एआई को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। मेरा उससे अच्छा मेरा बोलना ये है कि आप एआई इम्प्लीमेंट करो तो आपका टाइम बचा देगा, आपका वर्क इजी कर देगा। सो ये मेरा पॉइंट। आईटी में कोडिंग साइड की जॉब बहुत ज़्यादा एआई ने ले ली है, क्योंकि कोडर्स की रिक्वायरमेंट अभी नहीं होती है। क्या ये सही बात है? आईटी इंडस्ट्री में जो कोडिंग करते हैं, जो प्रोग्रामिंग करते हैं, उनकी जॉब एआई ने ले ली है अभी? नो, आई डोंट थिंक सो। सो पे स्केल्स अगर आपने आईटी में देखे तो 10 साल पहले और आज सिमिलर ही पे स्केल हैं, या अभी ज़्यादा बढ़े या कम हुए हैं पे स्केल्स? पे स्केल में बारे में बात करें तो कंपेयर टू आज से 10 साल पहले थोड़े कम थे। इस बार अभी क्या है कि गवर्नमेंट तरफ से मिनिमम वेजेस बाहर पाड़े, तो वो उनको मिनिमम उतना तो देना ही पड़ता था। मिनिमम उतना तो देना ही पड़ेगा, तो अभी वो स्टैंडर्डाइज हो चुके हैं, तो अभी थोड़ा इंक्रीज हुआ है। Okay, so that was my 1 hour with you, Vishal. It was very enlightening session regarding your HR and your content creation. हम आपके दो प्रोफेशन है, हमने दोनों के बारे में बात किया, and people will love your podcast. हमारा लास्ट एक सेगमेंट है रैपिड फायर, Okay. उससे मैं इस पॉडकास्ट को एंड करना चाहूँगी। तो मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको जो भी आपके दिमाग में आता है आपको अनसेंसर्ड आंसर देने हैं मुझे उसके, ठीक है? सो मेरा पहला क्वेश्चन है विशाल आपसे कि HR रोल या कंटेंट क्रिएशन, कौन सा ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा है? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग HR है। ओके, सो HR या कंटेंट क्रिएशन, ज़्यादा मज़ा किस में आता है? कंटेंट क्रिएशन। अगर कंटेंट क्रिएशन में आपने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया तो क्या आप HR की जॉब छोड़ दोगे? माइट बी। ओके, माइट बी भाई, अभी तो वो बचा के रखनी है। ओके, आपका ट्रैवल प्रेफरेंस क्या है, माउंटेन्स या सिटीज़? माउंटेन्स। ओके, जेन जी के लिए डिसिप्लिन या फ्लेक्सिबिलिटी क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी। जॉब सिक्योरिटी या पैशन? जॉब सिक्योरिटी। पहले जॉब सिक्योरिटी फिर पैशन। ओके, एक वर्ड में इंडिया का ट्रैफिक? सिविक सेंस। लैकिंग सिविक सेंस। ओके, कंटेंट शूटिंग या एडिटिंग डिफिकल्ट क्या है? एडिटिंग। ओके, वायरल कंटेंट या कंसिस्टेंसी क्या मैटर करता है सोशल मीडिया पे? फॉर मी कंसिस्टेंसी। मॉर्निंग ट्रैवल या नाइट ड्राइव्स? आई लाइक नाइट ड्राइव्स। लिंक्डइन वर्सेस इंस्टाग्राम, कौन ज़्यादा ऑथेंटिक ऑडियंस देता है? इंस्टाग्राम। रिस्क लेना या सेफ रहना आपके हिसाब से? रिस्क लेना। Okay, so that was my session and the podcast with विशाल पटेल. आप हमें बताइएगा कमेंट्स में आपको क्या अच्छा लगा। विशाल एक HR है, हमने उनके HR के बारे में भी, प्रोफेशन के बारे में बात की, और एक बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर है। आप उनके पेज पे जाके हम टैग करेंगे, आप देख सकते हो, उनके बहुत ही प्यारे प्यारे कंटेंट उनके और उनकी वाइफ जानवी के, जो आप देख सकते हो। और आप चाहते हो कि हम ऐसे कंटेंट आपके सामने बार बार लाए, ऐसे पॉडकास्ट आपके सामने बार बार आए, तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम जान पाएंगे कि आपको क्या अच्छा लगता है और कौन से कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं। उसी हिसाब से हम आगे भी कंटेंट आपके लिए लाएंगे। थैंक यू।